बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुशामदीद आप सबको। अच्छा जी, हमने इंटरव्यू जो है वो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इंटरव्यू कह लें कि ये एक तरह से टेस्ट की भी तैयारी है, यानी कि अहम चीज़ों को हम जो है वो यहाँ पे ज़ेर बहस लाते हैं। और इंटरव्यू के हवाले से जो हमने कहा था कि अगर आपने यानी कि शायरी तैयार करनी है या फ़िक्शन, अगर आपने फ़िक्शन में आना है तो फ़िक्शन में हमने एक दफ़ा इंतखाब किया हुआ है अफ़साने का, उसके बाद नावल भी करेंगे, उसके बाद जो है वो शायरी भी करेंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट मुख्तलिफ़ हैं जो कुछ शायरी तैयार करना चाहते हैं, कुछ जो हैं वो अफ़साने की तरफ आना चाहते हैं बतौर ख़ास, और कुछ जो हैं वो कहते हैं जी हम नावल के अंदर करेंगे। लिहाजा मैं इंशाअल्लाह अज़ीम ये तीनों चीज़ों को जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने इस चैनल के तवस्सुत से। और दूर दराज बैठे हुए जो लोग हैं वो यकीनन इससे, अगर वो पूरे लेक्चर सारे सुन रहे हैं तो यकीनन वो इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। तो कल जी आज अगर आप मेरे चैनल पे अभी आप नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसके लिंक जो हैं वो शेयर कर दिया करें। और जो लोग चैनल देख रहे हैं माशाल्लाह 20-25 हज़ार के करीब लोग हैं, लेकिन सब्सक्राइबर इंतहाई कम है, तो ये मेरी गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, आज जो है कल जो लेक्चर दिया तो उसके अंदर जज़ीरा सुखन वरा को हमने नावलट की झैल में रख दिया, तो ये बाद में एक दो और ज़रिए से तहकीक से पता चला कि जज़ीरा सुखन वरा बुनियादी तौर पे जो है ये बहरा हिंद का उनके एक सफ़र की रूदाद है, लिहाजा आप इसे नावलट नहीं कह सकते। और जो धनक है, धनक नाम से, धनक को भी हमने नावलट की झैल में नीचे लिखा हुआ था, लेकिन ये भी बुनियादी तौर पे नावलट जो है वो गूंदनी वाला तकिया ही है एक। तो ये धनक को उन्होंने खुद पेश लफ्ज़ में यानी कि अर्ज़ हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि ये अफसाना है। तो अगर मुसन्निफ़ कह रहे अफसाना है तो फिर हमें भी उसे अफसाना ही कहना चाहिए। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। कल हमने कोई 7-8 अफसानों का जो है वो फ़िक्री फ़न्नी जायज़ा लिया। तो कुछ तालिब इल्म पूछ रहे थे कि सर अगर हमसे वो सवाल करें तो क्या हम भी ऐसे जवाब देंगे? भाई आपने जवाब देना है वो जिस नोयत का सवाल करेंगे। मसलन वो पूछते हैं जी गुलाम अब्बास को पढ़ा हुआ है, तो आप बताएं जी पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, उनका कौन सा अफसानवी मजमुआ पढ़ा हुआ है? तो आप बताएंगे कि जी मैंने उनका जो है वो फ़लाँ जो है वो अफसानवी मजमुआ पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद वो पूछेंगे अच्छा जी फ़लाँ अफसाने के अंदर जो क्या बात की गई है और वो कहना क्या चाहते हैं, मसलन आनंदी अफसाने के अंदर वो क्या कहना चाहते हैं जी, साया अफसाने के अंदर वो क्या कहना चाहते हैं, उसकी बीवी के अंदर क्या मेन थीम है। तो ये एक तो हम किरदारों पे थोड़ी सी मुख्तसर बात करते हैं, कुछ उसकी स्टोरी पे और कुछ उसका जो मेन थीम है उस पर बात करते हैं। तो आइए जी शुरू करते हैं आज का। सबसे पहला जो यहाँ पे मैंने अफसाना लिखा हुआ है, ये चंद एक नुमाइंदा अफसाने मैंने लिखे हैं, वैसे तो उनके 36 अफसाने हैं। अगर सब पे बात करें तो यहाँ यकीनन जो है वो टाइम उसके लिए जो है वो बहुत कम है हमारे पास, तो लिहाजा उनके नुमाइंदा अफसानों पे हम बात कर रहे हैं। आज इसका हिस्सा जो है वो दवम की तैयारी है। तो साया अफसाना ऐसा है कि जी एक जो है वो वकील साहब होते हैं जो घर के कह लें कि शहर के निस्बतन गैर आबाद इलाके के अंदर जो है वो अपना घर बना लेते हैं। इससे कबल वो शहर में गुंजान आबाद इलाके में रहते थे, जहाँ पे जो है वो उनका एक कह लें कि बड़ा छोटा सा घर था, जहाँ पे उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी। लिहाजा वो शहर के निस्बतन कम आबाद इलाके के अंदर जब अपना कोठी बना लेते हैं तो वहाँ पर उनका कुनबा चूँकि बहुत बड़ा है, एक ठेले वाला होता है जी सुबहान नामी किरदार, वो वहाँ पर अपना ठेला लगाता है और बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ और इस तरह की मुख्तलिफ छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बेचता है। और उसका जो है वो कह लें कि रोज़ी का ज़्यादातर इन्हिसार जो है उसी घर के कुनबे और राहगीरों पे, आते जाते मुसाफिरों पे। तो वहाँ रहकर कुछ ये वकील साहब भी कहते हैं अपने बच्चों को कि जो भी चीज़ ख़रीदनी हो, ये जो हमारे घर के बाद ठेले वाला है आप इसी से ख़रीदें ताकि उसका भी रोज़गार चलता रहे। तो ये आखिरकार इतना मानूस हो जाता है कि उनके घर की अंदर की ख़बरें भी जो है वो इसके पास आती रहती हैं। तो खैर बात मुख्तसर पूरे अफसाने के अंदर आखिर में जब इनका जो है वो एक ये वकील साहब है, एक उनकी बीवी है, एक उनकी बड़ी बेटी है, एक उनका बेटे का नाम मुख्तार है, एक का नाम जो है वो शमशाद है। शमशाद का बहुत ही करीबी दोस्त जो है वो रियाज अक्सर औकात इतनी बेतकल्फ़ी है कि उसे घर के अंदर वो अपने घर में ले जाते हैं। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो ये ठेले वाला जो है ये कह लें कि शाम के बाद जो है वो ये जायज़ा लेता है कि पर्दे के पीछे जो है वो कोई साया सा नज़र आता है, उसी अफसाने का नाम रखा गया। तो वो दरअसल उसकी बड़ी बेटी होती है जो रियाज के अंदर जो है वो दिलचस्पी लेना शुरू कर देती है। लेकिन जब उसके वालिदैन जो है उसका रिश्ता एक शहर के नामी ग्रामी डॉक्टर के बेटे से करना
चाहते हैं तो घर के अंदर सारे लोग खुश होते हैं, लेकिन वो जो एक लड़की है वो इंतहाई गमगीन होती है। घर वालों को इस बात का एहसास नहीं होता है, लेकिन ये जो ठेले वाला है इसे इस बात का पूरा पूरा एहसास है। और ये मजदूर पेशा होने के बावजूद भी जो मुसन्निफ़ है उसने ये बताया हुआ है कि ये अखलाकी तौर पे जो है वो बड़े बुलंद मुकाम पे फायज़ है और इस घर का भला चाहता है, और ये चाहता है कि किसी तरह काश के मुमकिन हो सके कि जहाँ इनकी बेटी चाहती है वहाँ ये शादी कर ले। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी समझौता। इसके अंदर जो मेन किरदार है वो एक नौजवान का है जिसकी शादी को अभी जो है वो कह लें कि चंद महीने गुजरे होते हैं कि इसकी बीवी जो है वो घर से भाग जाती है। तो इसकी बीवी जब घर से भाग जाती है तो ये चूँकि पहले इब्तदाई दौर में इसका वालिद जो था, इब्तदाई दौर में ये एक छोटे क्लर्क की जॉब करते करते हेड क्लर्क बन जाता है, और इसके दोस्त जो हैं पहले पहल तो ये कुछ चंद दिन ये इस खबर को दबा के रखता है कि हो सकता है कहीं गई हो मिलने नाराज़ हो के, हालांकि वो उसे पता है कि नाराज़ तो हुई नहीं, लेकिन आखिरकार उसे कोई तहरीरी चिट्ठी मिल जाती है। चिट्ठी उसके अंदर वो पढ़ लेता है कि वो तो गई। तो उसके बाद वो कह लें कि उसको भुलाने के लिए, एक तो बड़ा आजुर्दा रहता है, उसे भुलाने के लिए जो है वो तवाइफ़ों के कोठों पे जो है वो जाना शुरू कर देता है। पहले पहल जब वो अपना उसके घर गृहस्थी चल रही थी तो ख़र्चे इंतहाई कम थे, लेकिन जब तवाइफ़ुल मलूकी में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है तो आए रोज़ बड़े बड़े चेक जो है वो कटना शुरू हो जाते हैं और उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरा जो है वो दिवालिया निकल जाएगा। तो एक दिन वो ऐसा ही होता है कि एक दिन दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होती, जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वही उसकी बीवी जो है वो अपने आशना के साथ सैर सपाटे करके जो है वो वापस आ चुकी होती है और उसकी मिन्नत समाजत करती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे शदीद नफ़रत करते हो, लेकिन तुम्हारी ख़ानदानी वज़ादारी का भी मुझे इल्म है कि तुम यकीनन मुझे जो है वो अपने घर में पनाह दोगे, मुझे खुदा के लिए अपने घर में पनाह दे दो, चाहे एक नौकरानी की तरह ही। लिहाजा ये उसके चले जाने के बाद जो है इसकी ज़िंदगी बड़ी एक उदास हो जाती थी, लेकिन जैसे ही वो वापस पलट आती है जो ये उसकी तरफ देखता भी नहीं है, उसे बुनियादी जो है रहने के लिए जगह दे देता है, खाने वगैरह का बंदोबस्त, लेकिन वो इसके उठने से पहले इसका सूट वगैरह जो है वो इस्त्री करके, कपड़े वगैरह की धुलाई करके, जो उसने वो जूते पहनने उनको पॉलिश कर देती है। तो ये समझता है कि ये सब मुझे राम करने के लिए कर रही है, लेकिन वो समझता है कि मैं अब तुमसे शदीद नफ़रत करता हूँ। एक दिन वो तवाइफ के जो है वो जाने का इरादा करता है कोठे पे, तो वो देखता है कि उसके पर्स के अंदर ना ही उसके जो है वो पर्स बटवे के अंदर कुछ पैसे हैं और अकाउंट भी उसका बिल्कुल खाली हो चुका होता है। तो जब उस तरफ से मायूस हो जाता है तो यहाँ पे गुलाम हुसैन ने मर्द की एक वो जो कह लें कि कमज़ोरी है उसकी तरफ इशारा किया है कि इतनी नफ़रत करने के बावजूद भी जब उसके पास कोई चारा नहीं है तवाइफ के पास जाने का, तो नाचार उसके दिल के अंदर वो उसकी अपनी बीवी का ही उसे ख्याल आता है और वो घर वापस पलट आता है। और यहीं पे अफसाना निगार जो है अफसाने को का अख्ताम हो जाता है। आगे है जी कन रस। कन रस लफ्ज़ जो है वो निकला है कन रसिया से। कन रसिया उन लोगों को कहते हैं जो मौसीकी पे या गाने बजाने की तरफ या सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। इसे कुछ लोग कुन रस पढ़ते हैं, वो गलत लफ्ज़ है, कन रस है। तो इसमें एक ये हेड क्लर्क है, उसकी बीवी होती है, दो बेटियां हैं जो अभी जवानी में पैर रख रही होती हैं, और एक फ़कीर हैदरी है जिसे साजंदा या साजंदे आप कहते हैं, ये गाने बजाने वाला, साज बजाने वाला मालिक मकान है। ये 3-4 इसके बुनियादी किरदार हैं जी। तो कन रस के अंदर एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो ऐसे ख़ानदान के अंदर पैदा होता है जिसका बाप सोमो सलात का जो है वो इंतहाई पाबंद होता है। तो इसे साज और गाने बजाने का बड़ा शौक़ होता है। स्कूल लेवल पे ये हमद और नात वगैरह पढ़ता है स्कूल में, तो अपने उस शौक़ की आबियारी करता है। कॉलेज दौर में भी जाकर थोड़ा बहुत इसे मौका मिलता है, लेकिन घर में जितनी देर तक इसका वालिद ज़िंदा होता है इसे खुल कर जो है वो कुछ करने का मौका नहीं मिलता। और वैसे भी इसका ताल्लुक़ इंतहाई गरीब घराने से होता है। जब इसके बाप का इंतकाल हो जाता है तो ये जो है क्योंकि इसकी शादी भी हो चुकी होती है, ये अपनी बीवी और अपनी होने वाली बेटी के लिए लेकर के बड़ा परेशान होता है। तो ये दफ्तरों के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। आखिरकार इसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक क्लर्क की जो नौकरी मिल जाती है। बाद में मुश्किल हो जाता है, तरक्की करते करते हेड क्लर्क जो है ये बन जाता है। तो इस दौर में थोड़ा बहुत ये पैसा भी इसके पास आ जाता है। एक दिन अचानक ये दफ्तर से वापस आ रहा होता है कि एक फ़कीर हैदरी नाम का जो है
जो है इसे मिल जाता है तो वो साज़ बजा रहा होता है। इसे जो है वो साज़ इतना प्यारा लगता है कि ये वहाँ बैठकर एक तरह से मदहोश हो जाता है, गोया जिस तरह ये नशा होता है, इसे कोई नशा दे दिया गया हो तो वो मदहोश हो जाता है। आखिर में जब दोबारा वो साज़ बजा कर बंद करता है तो उसे कहता है बाबा जी आए मेरे घर आ जाएँ, खाने का वक्त आपको खाना खिला देता हूँ। घर जाकर फिर उससे साज़ सुनता है तो उसे कहता है बाबा जी आपको खाना मिल जाएगा, आप इधर ही रहा करें। तो वो बाबा जो हैदरी वो कमाल मक्कार आदमी होता है। वो क्या करता है, इसकी बेटियों को भी घर के अंदर पहले उन्हें उस्ताद का दर्जा मिलता है, फिर उनका कहता है जी मैं तुम्हारे बाप जैसा ही हूँ, तो एक बाप का दर्जा मिल जाता है। उसके बाद जो है उनकी बेटियों को भी ये मौसीकी की तालीम देना शुरू कर देता है। मोहल्ले वाले जब देखते हैं कि इधर तो साज़ और तबले बज रहे हैं, तो वो एक शरीफों का मोहल्ला होता है, वो मालिक मकान को कहते हैं कि नहीं यहाँ से निकाल दो, ये जो है वो दूसरी तरफ चल निकले हैं। मालिक मकान इन्हें निकाल देता है और वो जो बाबा हैदरी फ़कीर है वो कमाल अय्यारी से इन्हें तवाइफ़ों के वो जो इलाका है वहाँ पे एक मकान जो है वो दिला देता है और इन्हें मुकम्मल जो है वो लाइल्म रखता है। जब ये और इसकी बीवी जो हैं शाम के बाद जो है वो बालकनी पर आते हैं तो दाएं बाएं उस मोहल्ले में, तवाइफ़ों के मोहल्ले में बजने वाले साज़ों से उन्हें पता चलता है कि हम किस मोहल्ले में आ गए हैं, और वो अपना सर पीटते हैं कि हम ये क्या कर बैठे हैं। तो ये एक ऐसी है, बुनियादी तौर पर इसके अंदर सबक ये दिया गया कि किसी भी अजनबी आदमी को ऐसे ही अपने किसी ज़ौक़ या तस्कीन की खातिर जल्दी अपने घर नहीं लाना चाहिए। इस तरह से वो बहुत नुकसान कर जाता है जिस तरह इसका क्लर्क का हो गया था। आगे है जी बॉम्बे वाला। ये एक ऐसी कॉलोनी के अंदर ये बुनियादी तौर पर फेरी लगाने वाला है या छाबड़ी वाला आप जिसे कह सकते हैं। इसे खांचा फरोश भी कहते हैं। खांचा फरोश उन लोगों को कहते हैं जो सर पे वो टोकरा रख के जगह जगह चक्कर लगाते हैं। तो ये खैर साइकिल पे आता है और अपने इसने नाम लिखा रखा होता है बॉम्बे वाला। तो वहाँ पे आके जो है ये अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो बच्चों को बेचता है। तो ये एक गुलिस्तान नामी कॉलोनी गवर्नमेंट ने इनको जो है वो दी थी क्लर्कों को, जो कह लें कि हेड क्लर्क से ऊपर सुपरिटेंडेंट या ओवरसीज़ या इस तरह के लेवल के जो होते हैं उनको ये कॉलोनी मिली थी और जिसका नाम जो था वो गवर्नमेंट ने अपना रखा था, लेकिन इन्होंने कुछ गुजारिश करके उसका नाम जो है वो गुलिस्तान कॉलोनी रखवा लिया। और जो भी कोचमान जो है वो उसे क्वार्टर कहता था तो ये लड़ पड़ते थे कि तुम्हें शऊर ही नहीं है। थे तो ये आम इतने अमीर नहीं कह सकते, लेकिन इनके ठाठ बाट अमीरों वाले थे। शाम को इनकी औरतें और बेटियां जो हैं वो बड़ा मेकअप और ज़र्क बर्क के लिबास पहन के जब वहाँ पे चक्कर लगाती थीं सड़कों पे उस कॉलोनी के अंदर, तो कोई अजनबी अगर वहाँ से गुजरता तो उसके लिए वो एक बड़ा नज़ारा था। तो खैर बॉम्बे वाले से बच्चे, लड़कियाँ, औरतें इतनी मानूस थीं कि जैसे ही उसकी आवाज़ सुनते थे उसकी बड़ी जो है वो कह लें कि फ़रोख्त होती थी चीज़ें। तो एक दिन क्या हुआ कि संगीत का टीचर जो वहाँ पे उनकी बेटियों को संगीत पढ़ाता था, उसने क्या किया कि दो लड़कियों को लेकर रफू चक्कर हो गया, अब कह लें कि उन्हें भगा कर ले गया। तो वो लोग बड़े गमो गुस्से के अंदर थे कि उसी असना में ये बॉम्बे वाला आ जाता है और लोग जो है वो इसकी तरफ देख कर जो है वो इसे पीटना शुरू कर देते हैं और इसे ये भी पता नहीं होता कि आखिर मेरा जुर्म क्या है। तो यहाँ बुनियादी तौर पर ये बताना चाह रहे हैं गुलाम अब्बास कि कभी कभी हमारा मुआशरा जो है वो ऐसे जो है वो जिस तरह कहते हैं कि कसूर किसी का होता है और सज़ा जो है वो किसी और को दे दी जाती है। तो यही हाल इस बेचारे बॉम्बे वाले का होता है जो आखिर तक ये सोचता रहता है कि आखिर मैंने किया क्या था जिसकी वजह से इन लोगों ने आज मेरे साथ ये सलूक किया। उसके बाद एक हमसाए नाम का इनका अफसाना है। इसके अंदर बुनियादी तौर पे 3 किरदार हैं। एक अकबर है, एक उसका छोटा भाई है। तो ये एक मखरूती नुमा पहाड़ी इलाके के अंदर मकान है जिसको मालिक मकान ने 2 हिस्सों में दरमियान में एक लकड़ी की बारीक सी लगा के जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया ताकि 2 फैमिलियाँ, 2 ख़ानदान जो हैं वो रह सकें। तो ये चूँकि आपस में हमसाए होते हैं, एक वो पहाड़ी आबो हवा, पहाड़ी हुस्न, और यहाँ इसका जो मरकज़ी किरदार है अकबर, इसे बैरी नामी लड़की से मोहब्बत हो जाती है और इस अफसाने के अंदर पहाड़ों के खदोखाल, वहाँ की आबो हवा और इस तरह की चीज़ों का जो है वो पूरे अफसाने के अंदर माहौल जो है वो दिखाया गया है। आगे है जी बंदरवाला। तो बंदरवाला में ये बताया गया कि हमारा मुआशरे के अंदर बाज़ औक़ात वालिदैन अपनी ख्वाहिशात की खातिर जो है वो अपने बच्चों का बचपन, उनका खेलना और उनकी ख्वाहिशात का जो है वो खून कर देते हैं। तो इसका मरकज़ी एक किरदार है मिस्टर शाह नामी। तो मिस्टर शाह क्या करता है कि आए रोज़ जो है वो चूँकि एक बहुत बड़े ओहदे पर, सरकारी ओहदे पर मामूर है, दौलत की फरावानी है, तो ये क्या करता है आए रोज़ जो फॉरनर
मुकर्रर आते हैं फॉरेन ऑफिस के अंदर या बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी दावतें करता है, और दावत के मौके पर खाने के बाद अपने बेटे को, 4 साल का बेटा, उसे पेश कर देता है जो कि गालिब और अच्छे अच्छे शायरों के उन्हें शेर सुनाता है। इसने उसे शेर ज़ुबानी याद करवाए हुए हैं। एक दफ़ा ऐसा होता है कि एक जापानी जोड़ा जो है वो वहाँ पे आ जाता है खाने के बाद। जब फिर ये अपने बेटे को जो है वहाँ पे पेश करता है तो वो कहते हैं कि गोया मुसन्निफ़ ने इसके बेटे को बंदर और इसे बंदर वाला कहते हैं कहा है। जिस तरह एक बंदर वाला जो है वो डुगडुगी बजाकर अपना तमाशा दिखाता है, तो ये मिस्टर शाह के बारे में है। ये भी अपने बेटे को सामने पेश करके गोया लोगों को एक मिलनसार, एक कह लें कि बड़ा जो है वो सखी होने का जो है वो एक तरह से ढोंग और स्वांग रचा लेता है। तो ये जापानी जोड़ा भी से जो है वो एक बंदर वाला ही समझता है कि इसकी हैसियत इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अफसाना निगार हमें बता रहे हैं कि बाज़ औक़ात जो है जब दौलत की फरावानी होती है तो इंसान के अंदर कुछ इस तरह की माशरती जो बुराइयां हैं वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं, और कुछ लोगों की ये आदत बन जाती है कि वो कुछ ऐसा काम करें ताकि लोग उन्हें बड़ा सखी और लोग उन्हें जो है वो बड़ा एक कह लें कि पढ़ी लिखी एक फैमिली समझा जाए कि ये तो जी बड़े एडवांस लेवल के लोग बन गए हैं और बड़ी एडवांस अपर लेवल की फैमिली बन चुकी है। तो यहाँ पे अफसाना निगार ने इस हवाले से बताया, हालांकि लोगों को पता चल रहा होता है कि ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा कर रहा है, हकीकत में ये इस तरह का बंदा है ही नहीं। अब उसके बाद है जी बर्दा फरोश। ये माई जुम्मी, रेशमा, गुलाबदीन, करमदीन, 4 बुनियादी बड़े किरदार हैं इसके अंदर। और माई जुम्मी कह लें कि एक ऐसा किरदार है जो पर्दा फरोशी का काम करती है, और पर्दा फरोशी को उसने एक ऐसा तरीका ईजाद किया हुआ है जो उस हवाले से जो है वो अफसाना निगार कहता है कि एक नया था। एक उसका तरीका वारदात क्या था, उसने एक रेशमा जवान खूबसूरत लड़की रखी होती है और वो एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र करती है, और मुख्तलिफ़ शहरों में जब जाती है तो वहाँ के जो बुढ़े होते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ठरकी बुढ़े, उनका जो है वो सुराग लगाती है, जिनको नौजवान लड़की की जो है वो ख्वाहिश होती है कि मेरे पास जो है वो यंग से यंग लड़की जो है वो आए। तो ये उनका सुराग लगाकर रेशमा को बतौर बीवी उनके पास पेश कर देती है। रेशमा वहाँ पे चंद दिन रहती है और उस घर के जितने जेवरात होते हैं, रुपया पैसा नकद जो कुछ भी मिलता है, ये लूट के जो है वो रफू चक्कर हो जाती है। आखिर ये सिलसिला चलता रहता है। रेशमा भी इस तरह के इस घिनौने काम से आखिर तंग आ जाती है। जब उसे ये जुम्मी नामी ये बर्दा फरोश औरत जो है माई उसे गुलाबदीन के यहाँ पेश करती है बीवी बना के। तो ये वहाँ जब चंद दिन रहती है तो गुलाबदीन चूँकि बुढ़ापे में होता है, उसकी औलाद उसका इतना ख्याल नहीं करती, तो ये उसकी क्योंकि बड़ी नौजवान बीवी होती है, खूबसूरत भी होती है, उससे अच्छी लगती है, तो वो उससे जो है वो इतनी इज्जत और इतना जो है वो उसका प्यार करता है कि वो रेशमा चाहती है कि आइंदा मैं इस दलदल से जो है वो बाहर निकलना चाहती हूँ, किसी एक की हो जाऊँ ताकि मुझे जो है वो सहारा भी मिल सके। तो माई जुम्मी को जब इस बात का पता चलता है, माई जुम्मी उससे मुलाकात करती है कि अभी तक तू इस गुलाबदीन का जेवर और रुपया पैसा लेकर यहाँ से फ़रार क्यों नहीं हुई है। तो वो कहती है मैंने अब ये काम तेरे साथ करना छोड़ दिया है, मैं अब बस गुलाबदीन की होकर रहूँगी। माई जुम्मी को इस बात का बड़ा जो है वो कह लें कि गुस्सा होता है, तो वो इंतकामन इसका जो पिछला खामन था, खामन तो नहीं कह सकते क्योंकि चंद दिन रातों की ये मेहमान बनकर जाती है, इसका जो पिछला गाहक था साबका करमदीन उसका नाम था, उसे इतला कर देती है कि तुम्हारी बीवी वो जो रेशमा है ना, वो आजकल फ़लाँ चौधरी गुलाबदीन के यहाँ जो है वो उसके घर में है। तो ये करमदीन भी पहुंच जाता है और ये आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को मरने मारने पे उतर आते हैं। अचानक गुलाबदीन कहता है कि हम एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, क्यों ना ये जो फसाद की जड़ है रेशमा, इसे ही ख़त्म कर दिया जाए। जब माई जुम्मी को और रेशमा को ये पता चलता है कि अब मेरी जान ख़तरे में है, तो माई जुम्मी अचानक पहाड़ की ओट से नमूदार होकर कहती है कि आप इसे मारें ना बल्कि मेरे हवाले कर दें। करमदीन और गुलाबदीन, आपका जितना पैसा इस काम के अंदर इसने जो है वो सर्फ हुआ है, वो सारा पैसा मैं आपको देती हूँ, लिहाजा ये मेरी नोची ने कहते हैं ये जो होती है ना पेशावर तवाइफ़ें, आगे इन्होंने जो लड़कियाँ रखी होती हैं,
तो उसे जो है वो नोची कहा जाता है। तो वो कहती है कि मेरी नोची को जो है वो मेरे हवाले कर दो और जितना तुम्हारा रुपए पैसे का नुकसान है वो मैं पूरा कर देती हूँ। जैसे ही उनका नुकसान पूरा होता है तो वो लोग आपस में दोस्तों की तरह बैठकर महंगाई के मौजू पे जो है वो बहस कर, महंगाई के मौजू पे आपस में जो है वो गुफ्तो शुनीद शुरू कर देते हैं। तो दरअसल अफसाना निगार हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारे बाज़ औक़ात मेयार भी जो हैं वो रुपए पैसे पे आके अचानक इतने तब्दील हो जाते हैं कि वो सोच से बालातर होता है। ये करमदीन और गुलाबदीन चंद लम्हे पहले एक दूसरी की जो है वो जान के दर पे थे, लेकिन चंद लम्हों के बाद जब उन्हें उनका नुकसान और पैसा मिल जाता है तो वो आपस में दोस्तों की तरह बैठकर जो है वो गप्पे लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो मैं आखिर में फिर गुजारिश करूँगा कि जो नए हैं हमारे चैनल पे वो बराह करम ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हम इस सिलसिले को जारी रखें। कल इंशाअल्लाह अज़ीम हम जो है वो अहमद नदीम कासमी के अफसानों पे बात करेंगे कि उनके कितने अफसानवी मजमूए हैं। कल उन्हें हम बहसीत अफसाना निगार जो है वो बहस करेंगे और इसके अलावा इसके जो नोट्स हैं वो अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी मैं भेज दूँगा। और इसके अलावा जो है वो आने वाले वक्तों के अंदर इंशाल्लाह इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे और जो है वो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इसके बारे में अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दिया करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, क्योंकि जब आप लाइक का बटन प्रेस करते हैं यूट्यूब उस वीडियो को उतना ही ज़्यादा प्रमोट करता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।